हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद असू। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन प्रणाली को आज हम लोग डिटेल से देखेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं बताता चलूँगा। तो वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन है क्या। तो रेस्पिरेशन क्या है? अगर रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। श्वसन क्या है? श्वसन एक एक कैटाबॉलिक 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 प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस है का मतलब क्या हुआ? मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ इसमें? कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का टूटना टूटना। अब इन द सेंस ऑफ बॉडी के रिलेटेड जो हम लोगों का श्वसन है उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, जो हमारा इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स भी है, तो उसका टूटना कहाँ पे होता है? श्वसन में होता है। तो जो श्वसन है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ऊर्जा का सोर्स क्या है? मेन ग्लूकोज है। कुछ भी हम लोग खाते हैं वो अल्टीमेटली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलती है? वो श्वसन के कारण मिलती है। तो श्वसन के द्वारा क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है, जो ग्लूकोज है यानी कि C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है बॉडी का, ये टूट जाता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन जो कि हम लोग इनहेल करते हैं यानी कि इंस्पायरेशन करते हैं, यानी कि इनहेल यानी कि अंदर जो करते हैं, अंदर अवशोषित करते हैं ऑक्सीजन को, उससे रिएक्शन करके जो है, जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेस्पिरेशन है इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखें कि श्वसन एक कैटाबॉलिक क्रिया है जिसमें कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, प्लस हम लोगों को एनर्जी मिलती है। 686 किलो कैलोरी की ऊर्जा हम लोगों की बॉडी को प्राप्त होती है और हम लोगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता इसी के द्वारा मिलती है। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज से रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज टूट के और हमें ऊर्जा देता है। तो अगर अब हम देखें रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन क्या होगी, मतलब कि श्वसन है क्या, तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी। ठीक है। तो क्या होगी वो डेफिनेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड। और फूड क्या है? ग्लूकोज। फूड इन आवर बॉडी। ठीक, ये तो होगी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। और वो प्रोसेस कैसे होगी? अब देखो, अगर समझते हैं तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, मतलब कि श्वसन एक क्रिया है, बाय विच, जिसके द्वारा एनर्जी जो है हमें मिलती है। एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड इन आवर बॉडी। तो फूड क्या है? हमारा ग्लूकोज, उससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो यही रेस्पिरेशन कहलाता है, यानी कि यही श्वसन कहलाता है। ठीक है। तो डेफिनेशन ये हो गई, लेकिन ये कभी नहीं पूछी जाएगी हम लोगों के एग्जाम में। बस ये पूछा जाएगी रेस्पिरेशन में प्रोसेस कौन सी होती है? प्रोसेस होती है ये जो प्रोसेस है, ये कि ग्लूकोज जो है वो टूटता है तो मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म, यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है, और एक्सेल कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बेसिक हम लोग जानते ही हैं। ठीक है। अब देखते हैं डिटेल में। हम लोगों की जो बॉडी है उसमें जो रेस्पिरेशन है यानी कि श्वसन है, श्वसन में कौन कौन से अंग जो हैं वो कार्य करते हैं?
ये सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेजल कैविटी यानी नासिका गुहा। नेजल कैविटी का मतलब क्या हुआ? नासिका नासिका गुहा यानी कि नोज। नोज से हम लोग सांस लेते हैं, तो मतलब कि नोज पहला ऑर्गन हो गया जो कि रेस्पिरेशन में पार्ट करता है। तो दूसरी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से अंग जो हैं वो श्वसन में भाग लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो पहले तो नेजल कैविटी, जिसके द्वारा हम लोग सांस अंदर लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं सांस। फिर उसके बाद है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स और फेरिंग्स और लैरिंग्स। अब जो ये अंग है ना, जो भी ये पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मात्र ये देख रहे हैं कि कौन कौन से जो अंग हैं वो यूज हो रहे हैं श्वसन में। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो है, ये इसे क्या कहते हैं? ये जो है इसे कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है, जिसके द्वारा सांस मुंह से होके जाती है, उस पाइप को क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे अगर हम लोग? श्वास नली। श्वास नली, हिंदी में श्वास नली। फिर तीसरी चीज आ गई ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया के बाद आ गया ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये जो होता है ये ब्रोंकी होता है। जैसे कि ये फूड पाइप है, हम कलर दूसरा ब्लू कलर का ले ले रहे हैं। ये जो ब्लू कलर में दिखाया ये क्या है? ट्रैकिया यानी कि श्वास नली। इसके बाद जो एयर है जो हम लोग इनहेल करते हैं वो कहाँ पे आएगी? ब्रोंकी में। ब्रोंकी मतलब कि ये जो दो पार्ट में बट गई है इस साइड। फिर ब्रोंकियाई जो है, ब्रोंकी जो है वो फर्दर जब लंग्स में जाके ये फर्दर 3 पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्सों में बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद ये जो लंग्स हैं, ठीक है, और जो ब्रोंकियोल्स हैं वो अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन होते हैं? एल्वुलाई में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो गैसियस जो एक्सचेंज होता है यानी कि ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज कहाँ पे होता है? अल्टीमेटली एल्वुलाई में। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पे क्या होता है, जो अगर पूछा जाए रियल में एक्सचेंज कहाँ पे होता है? लंग्स के अंदर, एल्वुलाई में। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो अभी तो हम अंग देख रहे हैं, अब इन्हें हम लोग क्या करेंगे? इन्हें डिटेल से देखेंगे। और फिर ये जो है ये, तो ये क्या होता है? डायफ्रैगम। ये डायफ्रैगम होता है। इससे क्या है? इसके नीचे ये जो डायफ्रैगम है, डायफ्रैगम, डायफ्रैम से जो नीचे है इसे कहते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन वाला एरिया मतलब कि नीचे है और पेट वाला एरिया, और उसके ऊपर, ऊपर का ये जो पार्ट है ये पूरा, इसे कहते हैं थोरैक्स। थोरैक्स कैविटी, कैविटी। और डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इसके नीचे वाले पार्ट को कहते हैं एब्डोमेन। तो डायफ्रैगम क्या है? ये दो पार्ट में बांटता है बॉडी को। ऊपर वाला एरिया जिसे थोरैक्स कैविटी यानी कि वक्ष गुहा भी कहते हैं, वक्ष गुहा हिंदी में कहते हैं वक्ष गुहा, और नीचे एब्डोमेन वाला एरिया में सेपरेट करते हैं। तो अब देखा जाए, अगर देखा जाए कि जो रेस्पिरेशन है वो कितने पार्ट में होता है? 2 पार्ट में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन तंत्र में 2 सिस्टम डिवाइड होते हैं। एक ऊपर वाला थोरैक्स कैविटी वाला पार्ट, तो इसके बारे में जो भी इसमें अंग है वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे एब्डोमेन वाला पार्ट, ये भी देखेंगे, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो अंग में कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले तो नोज। ठीक है, नोज यानी कि नोज में क्या है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी यानी कि नासिका गुहा, नाक। तो नाक में क्या 2 काम होते हैं? सबसे पहले तो नाक के द्वारा क्या ली जाती है? सांस ली जाती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 पार्ट रहते हैं, जिसमें कि नाक के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, नोज जैसे कि हम एक बना के देखते हैं, ये जो है, ठीक है, ऐसी बना रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं? ये छोटे छोटे हेयर होते हैं, नोज में हेयर होते हैं। तो हेयर का काम क्या है? सबसे पहले
ठीक है। तो हेयर जो होते हैं नाक में, उनका काम है जो एयर हम लोग लेते हैं, एयर को प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई करना। एयर का प्यूरिफिकेशन काम किसका है? हेयर, जो नाक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होता है? एक होता है म्यूकस, म्यूकस। ठीक, तो म्यूकस का काम क्या है कि जो हम लोग एयर ले रहे हैं उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर करना, तथा जो एयर है, एयर को वेट करना, वेट यानी कि नम करना, एंड एंड क्या करना, जो एयर का टेम्परेचर है, जो हम लोग बाहर से हवा ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ले आना, बराबर ले आना। ठीक है, ये काम किसका है? म्यूकस का काम है। तो नाक के अंदर ये दो चीजें होती हैं। और नाक में जो बीच में जो पार्टीशन होता है, देखते हैं ये हड्डी, इसे क्या कहते हैं? इस हड्डी का नाम क्या है? इसे कहते हैं मेस्थमाइड बोन। ठीक है, इस बोन, उसका नाम क्या है बोन का? मिस्थेमॉइड बोन। ठीक है, इसका नाम क्या है? मिस्थेमॉइड बोन। ओके, तो अब पहला अंग जो यूज हुआ नाक, उसमें क्या हुआ? जो हेयर्स प्रेजेंट है उनका काम क्या है? हेयर का प्यूरिफिकेशन, यानी कि एंटी बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया हैं उन्हें खत्म करना। दूसरी चीज म्यूकस होता है, म्यूकस का काम क्या है? एयर को वेट यानी कि गीला करना, तथा एयर का टेम्परेचर जो है, मतलब कि उसका तापमान शरीर के तापमान के बराबर ला देना। ठीक है, तो ये दो काम होते हैं किसके? उसके नाक के अंदर ये काम होते हैं। फिर उसके बाद जो है, अगर हम एक फिगर बनाए रफली, तो ये मान लो नेजल पैसेज है और ये माउथ वाला पैसेज है। ठीक, तो ये दोनों जो है अगर हम बनाएं, ये ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या ली? एयर अंदर ली, यानी कि इनहेल किया एयर को। अब इसमें जो है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये मिलते हैं, वहां पे यूज होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स कहाँ पे यूज होता है? इसके जस्ट पीछे, जहाँ पे ये जो मुंह और नाक की नली मिलती हैं वहां पे। ठीक है, अब ये जो पाइप है, इस पाइप में आगे जो है, आगे मुंह से खाना खाते हैं ना हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा तो यहाँ पे ईसोफेगस है। ये जो आगे वाला पार्ट है, ये क्या है? ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप है, फूड पाइप, ईसोफेगस जिसे कहते हैं। एक सेकंड। और फिर उसके बाद ईसोफेगस है ये आगे वाला, और उसके बाद ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये क्या है? ट्रैकिया है। ये क्या है? ट्रैकिया, ट्रैकिया वाला पार्ट, यानी कि ग्रास नली जिसे कहते हैं, मतलब कि जिससे कि एयर जाती है अंदर। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट क्या है? ट्रैकिया। अब देखते हैं, ये जो है ना, ये आगे वाला फूड पाइप है। ठीक है, ये 3D में, मतलब ऐसे देख लीजिए, आगे है क्या? फूड पाइप। तो इसमें क्या होता है कि सांस वाली नली में खाना नहा जाने के लिए एक चीज लगी होती है, जिसे क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस। ठीक है, ये जो है इसमें कवर लगा रहता है, कि इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है? जैसे कि ये मैं ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ, इसे कहते हैं एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस। ठीक, एपीग्लॉटिस, इसका काम क्या है? एपीग्लॉटिस का काम है कि जो खाना जो है, खाना जैसे कि यहाँ से फूड पाइप में जाना चाहिए, तो क्या हो, ये खाना कहीं सांस वाली नली में ना चला जाए, उसके लिए ये एपीग्लॉटिस लगा हुआ रहता है। कहाँ पे? ये इसके ऊपर, जस्ट श्वास नली के जस्ट ऊपर। ठीक है, और उसके नीचे प्रेजेंट होता है क्या? उसके नीचे प्रेजेंट होता है, एपीग्लॉटिस के नीचे, यहाँ पे
ये होता है लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स, लैरिंग्स। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इस वजह से मैंने समझा दिया। तो सबसे पहले फेरिंग्स होगा और फिर एपिग्लोटस, यानी कि इसका काम क्या है, एपिग्लोटस का काम है खाने को, खाने को श्वास नली में, नली में जाने से रोकना, से रोकना। ओके, और फिर उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स का काम देखते हैं। लैरिंग्स जिसे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। अब लैरिंग्स को इधर लिख लेते हैं, उधर नहीं। अगर हम देखें, दूसरी चीज है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मतलब कि जिससे आवाज आती है, वॉइस बॉक्स। या इसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं, एडम्स एप्पल। ओके, वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल। अब इसका काम क्या है, इसमें प्रेजेंट क्या होती है, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती हैं। अब वोकल कॉर्ड, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि लैरिंग्स को क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। ठीक है, और लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स, जिससे कि आवाज उत्पन्न होती है। और वोकल कॉर्ड जो है वो फीमेल और मेल में अलग अलग होती हैं। जैसे कि फीमेल की अगर बात करें तो उनकी लेंथ कितनी होती है और मेल में कितनी लेंथ होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे। तो फीमेल में जो है 12.5 mm से लेकर 17.5 mm तक होती है, और मेल में वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, ये 17.5 mm से लेकर ये 25 mm तक होती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड की लेंथ मतलब कि महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग होती है, तभी महिलाओं की आवाज पतली होती है, पुरुषों की आवाज थोड़ी भारी होती है। और जो, जैसे कि जितनी ज्यादा पिच होगी उतना ही क्या होगा, जितना आप वोकल कॉर्ड पे टेंशन डालेंगे उतनी ही पिच हाई होगी। ओके, तो ये भी, जैसे कि अगर देखा जाए, पिच, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, टेंशन ऑन द वोकल कॉर्ड, टेंशन ऑन दी वोकल कॉर्ड की। ओके, तो दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे, दो अंग थे जिसमें कि एक नोज में के अंदर क्या होता है एयर का, और फिर लैरिंग्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद जो, उसके बाद ये नली नीचे आके क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे होके डिवाइड हो जाती है। अब इसमें पढ़ते हैं, ये ट्रैकिया मतलब कि ग्रास नली, और इसका काम क्या है, सीधा एयर को बिना रुके हुए कहाँ पे लाना, सीधा लंग्स के अंदर ले आना। ठीक, अब जैसे कि यहाँ से एयर आई और ये यहाँ पे लंग्स में ले जाना, दोनों में। ठीक है, ग्रास नली का। अब ग्रास नली के ऊपर क्या होता है कि सी टाइप के कार्टिलेजेस लगे रहते हैं, सी टाइप के कार्टिलेजेस, इन्हें कहते हैं सी टाइप, सी टाइप कार्टिलेजेस। ठीक, इनका काम क्या है, इनका काम है कि जो ग्रास नली यानी कि ट्रैकिया है उसका कोलैप्सन, यानी कि उसको जो वो दब ना जाए उससे बचाना। ठीक है, क्योंकि अगर दब गई तो सांस नहीं आएगी, इस वजह से सी टाइप के कार्टिलेजेस होते हैं कहाँ पे, ग्रास नली के ऊपर, यानी कि ट्रैकिया के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, सी टाइप के कार्टिलेजेस हैं किसके लिए, जो ट्रैकिया है वो दब ना जाए इस वजह से। ओके, अब ये जो आगे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये जो दो पार्ट में है इन्हें कहते हैं ब्रोंकी, ब्रोंकी, ब्रोंकी। ओके, नेक्स्ट देख लिया हम लोगों ने, ये क्या है, ब्रोंकी है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब लंग्स अगर बनाते हैं हम लोग रफली, ठीक है, ये लंग्स पहला और ये दूसरा। ओके, तो दूसरा वाला जो अगर देखा जाए
तो लेफ्ट वाला जो लंग्स है वो क्या है, छोटा है, ये लेफ्ट है, और ये क्या है, ये राइट वाला लंग है। ओके, लेफ्ट और राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकी है, ब्रोंकी है मतलब कि ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाले जो, अब ये क्या है, आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में टूट जाते हैं, यानी कि प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद ये आगे गया प्राइमरी, और फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद ये यहाँ पे ये गुच्छानुमा, इसे कहते हैं एल्वुलाई। क्या कहते हैं, एल वो एल्वियोलाई। ठीक है, ये होता है सिस्टम। तो इसमें ये क्या है, यहाँ पे प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये टर्सरी, ये क्या है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, इन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी ब्रोंक्यूल्स। ओके, तो ये स्ट्रक्चर समझते जाना। ठीक है, अब यहाँ पे, अब ये रुकना, अब ये हो गया इतना स्ट्रक्चर। अब इसमें अगर और देखें और क्या होता है, तो जो राइट वाला लंग है, जो कि क्या है, साइज में बड़ा है, दिख भी रहा है, और लेफ्ट वाला छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्डियक नोच होती है, कार्डियक नोच, जहाँ पे क्या होता है, दिल जो है यानी कि हार्ट की प्लेसमेंट रहती है, तभी ये थोड़ा सा ऊपर साइड होता है और छोटा होता है, और दो पार्ट में डिवाइड रहता है ये वाला जो लेफ्ट वाला लंग्स है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे क्या होता है, लेफ्ट वाले में कार्डियक नोच, कार्डियक नोच में क्या होता है, हार्ट की प्लेसमेंट रहती है, और जो लेफ्ट वाला लंग है वो साइज में छोटा है, ऑब्वियसली दिख रहा है ना, और ये दो लोब में डिवाइड होता है, यानी कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। और जो राइट वाला लंग है वो साइज में बड़ा है, और ये तीन पार्ट में, अगर देखा जाए, एक सेकंड, हाँ, अगर ये देखा जाए तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 3, और बड़ा भी होता है। ओके, अब अगर लंग्स की बात करें, और इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर होती है, इसके ऊपर, लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है दोनों लंग्स के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, प्लूरल, प्लूरल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ओके, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है किसके, लंग्स के ऊपर, मतलब कि दोनों लंग्स के ऊपर होगी क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन, झिल्ली। ये भी क्वेश्चन बनता है कि लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और फिर नीचे तो क्या है, ये डायफ्रैगम है, और नीचे एब्डोमेन वाला एरिया है, एब्डोमेन वाला एरिया है। ओके, तो लंग्स में ये हो गया। अब इसके ऊपर क्या होता है, लंग्स के ऊपर जो है, अगर देखा जाए, लंग्स के ऊपर होती हैं रिब्स, रिब केज, ऐसी क्या होती हैं, जो 12 पेयर की क्या होती हैं, रिब केजेस होती हैं। रिब मतलब कि अस्थियां होती हैं 12 जोड़ी, जिसमें कि फ्लोटिंग, ये हम लोग ट्रू फॉल्स बोन और वो हम लोग स्केलेटन सिस्टम में पढ़ चुके हैं। अब इसके ऊपर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उसके ऊपर क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल होती है। बस इतना आप लोग याद रखें। इसमें इतना हम लोगों ने ये सीख लिया कि एयर आई नाक से अंदर, उस सबसे पहले फेरिंग्स से, जो कि पॉइंट है कहाँ पे, जो मुंह वाला और नाक वाला जो ज्वाइंट पॉइंट है वहाँ पे क्या है, फेरिंग्स लगा है। उसके बाद जो श्वास नली है उसके ऊपर, यानी कि ट्रैकिया के ऊपर एपिग्लोटस लगा है, जो कि एयर को एयर वाले पाइप में, यानी कि श्वास वाली नली में खाने को जाने से क्या करता है, रोकने के लिए। एपिग्लोटस एक टाइप का ढक्कन टाइप मान लेते हैं। उसके नीचे लैरिंग्स लगा है, लैरिंग्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया का काम क्या है, एयर को सीधा फेफड़ों तक पहुंचाना। ओके, ट्रैकिया का काम क्या है, एयर को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाना। और ट्रैकिया का कोलेप्सन, यानी कि ट्रैकिया जो है वो दब ना जाए, उसके लिए यहाँ पे क्या लगे होते हैं, सी टाइप कार्टिलेजेस, जिससे कि ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना कर जाए।
ओके। फिर उसके बाद जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में यानी कि ब्रोंकस में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। और ब्रोंकी फिर आगे चल के क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के बाद, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स के बाद ये एल्वोलाई में बन जाता है, जहाँ पे जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और अगर लंग्स में फिर देखा, लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ओके, प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है साइज में, राइट बड़ा होता है। और ये दो लोब में होता है, 1 और 2। और ये जो राइट वाला लंग है ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। और अगर देखा जाए उसके ऊपर रिबकेज होती है, किसके ऊपर, लंग्स के ऊपर रिबकेज रहती है। और रिबकेज के ऊपर इंटरकोस्टल मसल होते हैं। इतना हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, मतलब कि एक तरीके से इतना हम लोगों ने देख लिया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आगे अगर रेस्पिरेशन को समझना है तो उससे पहले अब ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि एयर का जो है सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, कौन कौन से अंग जो है होके जाते हैं उन अंग से। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, ये हम लोगों ने देख लिया, जैसे कि अब ये लंग्स वाला एरिया है, इसमें क्या है, ये देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड है और ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ओके, और ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। ये छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे क्या, हार्ट की प्लेसमेंट रहती है, और राइट वाला बड़ा होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड चीज देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है, जो हम लोगों ने अभी पहले, इससे पहले देखा था। हाँ, अब इसमें देखा था हम लोगों ने कि जो रेस्पिरेशन है वो 2 पार्ट में है। एक मतलब अपर बॉडी में होता है, जैसे थोरैक्स कैविटी, और नीचे एब्डोमेन वाला एरिया और डायफ्राम से ये डिवाइडेड होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये तो लोअर वाला पार्ट है, ये अपर वाला। अपर वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, ये नोज वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, नोज के अंदर क्या होता है। और इधर ये लंग्स में कौन कौन से पार्ट हैं ये हम लोगों ने देख लिया, जो मेन है, जैसे कि लैरिंग्स पढ़ लिया, ट्रैकिया पढ़ लिया, ये राइट प्राइमरी और ये राइट लंग देख लिया, रिब्स के बारे में देख लिया। और इंटरकोस्टल मसल, मतलब कि इसके ऊपर की जो मसल्स होती हैं उन्हें इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। डायफ्राम के बारे में देख लिया, और ये सेपरेट करता है किसको, थोरैक्स कैविटी को। थोरैक्स मतलब कि ऊपर वाला पार्ट, वक्ष हुआ, और इसके नीचे एब्डोमेन वाला पार्ट। एल्वोलाई के बारे में देख लिया, और ये सैक है, ये ब्रोंक्यूल्स के बारे में देख लिया, लंग्स, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब देखते हैं रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होता है पूरी प्रोसेस के बारे में। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि कितने अंग यूज हो रहे हैं वो। अब डायरेक्ट देखते हैं हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। अब इससे पहले टाइप से पढ़ने के पहले हम लोगों को 2 चीजें देखना जरूरी है। पहली चीज इंस्पायरेशन। ठीक, इंस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब ऑक्सीजन को इनहेल कैसे करते हैं ये चीज। और दूसरी चीज है एक्सपायरेशन। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ओके, तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को हम लोग समझ गए कि इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या क्या होता है। तो अब अगर एक कॉमन सेंस से ये चीज बताई जाए कि जो इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो हमेशा हम लोग एक लॉ तो जानते ही हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ गैसेस है, गैस का जो ट्रांसफर है, गैसेस का ट्रांसफर है, वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ओके, तो ये चीज तो हम लोग जानते हैं।
तो क्या होता है कि जब इंस्पिरेशन वाली बात होती है, अगर हम एक रफली फिगर बना लें, ठीक, ये रफली अभी फिगर बना रहे, तो अब हम लोगों ने जब सांस अंदर लेना है यानी कि इंस्पिरेशन वाली प्रोसेस करनी है, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या होगा, हम लोग ये जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, एयर का ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं यानी कि बाहर का जो प्रेशर है, जो प्रेशर जो है बाहर, बॉडी के बाहर यानी कि एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, लो प्रेशर। तभी तो हम अंदर ले जा पाएंगे ना गैस, ऑक्सीजन को तभी तो ले जा पाएंगे, सीधी सी चीज है ना। तो इंस्पायरेशन की प्रोसेस कब होगी, जब एटमॉस्फेयर जो बाहर प्रेशर हाई प्रेशर होगा और अंदर बॉडी के अंदर लो प्रेशर होगा। बॉडी के अंदर यानी कि लंग्स में, बॉडी के अंदर क्या, लंग्स में जो है लो प्रेशर होगा। ओके, तो जब हम लोग ये करेंगे तो इसमें होता क्या है, और नीचे क्या है, डायफ्रेम। जब हम लोग सांस अंदर लेंगे तो क्या होगा, जो इसके ऊपर क्या है, रिब्स हैं, ये हम लोग बता चुके, और इसके ऊपर इंटरकोस्टल मसल्स हैं। तो क्या होगा, होता क्या है जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं, कि जो रिब्स हैं, जो रिब केज है, वो कहाँ जाएगी, ऊपर साइड। अगर हम लोग अभी, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या, उसी टाइम क्या, सांस अगर आप लोग लें लंबी, तो क्या होगा, रिब केज जो है, रिब केज ऊपर साइड जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगा, जो डायफ्रैगम है, वो क्या होगा, वो नीचे साइड प्रेशर फील होगा, मतलब कि ये जो है एरिया नीचे जाएगा और जो रिब केज है वो ऊपर जाएगा। तीसरी चीज क्या होगी, जो इंटरकोस्टल मसल है, जो इसके ऊपर जो मसल्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। तो इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो क्या होंगी, वो स्ट्रेच हो जाएंगी, स्ट्रेच, स्ट्रेच हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि खिंच जाएंगी। तो इतनी काम होगी जब कौन सी प्रोसेस करेंगे हम लोग, इंस्पिरेशन यानी कि एयर को अंदर लेते हैं, जब ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो क्या होगा, ये प्रोसेस होगी कि जो रिबकेज है वो क्या होगा, वो ऊपर की साइड जाएगी, और उसके बाद जो डायफ्रैगम है वो नीचे साइड, उसमें प्रेशर लगेगा, और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। तो ये इंस्पायरेशन की प्रोसेस है। और एक्सपायरेशन की अगर बात करें तो एक्सपायरेशन जस्ट विपरीत, कि क्या होगा, जो रिब केज है वो नीचे आएगी, एब्डोमेन वाला एरिया यानी कि डायफ्रैगम वाला एरिया है ये ऊपर आएगा, और जो इंटर कोस्टल मसल है वो लूज हो जाएंगी, इंटरकोस्टल मसल जो है वो लूज हो जाएंगी। ओके, तो ये इंस्पायरेशन की प्रोसेस जब हम लोग करते हैं तो ये चीजें होती हैं कहाँ पे, पूरा बॉडी के अंदर, कि ये चीजें होंगी, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये वाली चीजें होंगी। ओके, अब अगर हम लोग बात करें तो ये चीज तो हम लोगों ने देख ली, ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात देख ली। अब अगर हम लोग देखें जब इंस्पायरेशन करते हैं, खाली पेज, हाँ, अरे हाँ, तो अगर हम लोग देखें कि जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन यानी कि बॉडी में जो है, जब ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं, करते हैं, तो क्या होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम लोग कितनी अंदर लेंगे, 21%, क्योंकि 21% ही क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो उतनी ही लेंगे। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो वो कितनी प्रेजेंट है, 0.03% एटमॉस्फेयर में, यही है, इतना ही परसेंटेज है। ये इंस्पायरेशन के टाइम। और एक्सपायरेशन के टाइम, एक्सपायरेशन के टाइम क्या होगा,
जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितनी निकलेगी, जब इंस्पायरेशन किया तो इतनी ये अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी अंदर गई, और जब एक्सपायरेशन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो कितने निकलेगी 17%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलेगी 4%। यानी कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कम निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हम लोगों का गैसियस एक्सचेंज अंदर होता है कि जो ऑक्सीजन है, और वो हम लोग इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के क्या हो जाती है, ऑक्सीजन वहां पे आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ये हम लोग इसके बाद जो चैप्टर है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वाला चैप्टर, उसमें देखेंगे। ओके, तो ये निकलती है इंस्पायरेशन के टाइम, मतलब कि जब अंदर लेते हैं तो ये होती है कंपोजिशन, और जब हम लोग बाहर जो एयर है उसे छोड़ते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो ये कंपोजिशन में गैस है बाहर निकलती हैं। ओके, अब अगर बात की जाए जो गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज है मतलब कि ये, चलो इतना हो गया पार्ट जो है हम लोगों ने पढ़ लिया, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब देखते हैं रेस्पायरेशन प्रोसेस, रेस्पायरेशन प्रोसेसेस के बारे में, प्रोसेसेस प्रोसेसेस के बारे में, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले श्वसन जो है वो 4 पार्ट में रहता है। पहला पार्ट क्या है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, यानी कि बाहरी श्वसन, रेस्पायरेशन। सेकंड, मतलब कि रेस्पायरेशन प्रोसेस कितने पार्ट में होती है, 4 टाइप में। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो कि हमने ऊपर देखा, बाकी अभी और देख लेंगे। तीसरी चीज है इंटरनल इंटरनल रेस्पायरेशन, और चौथी प्रोसेस कौन सी होती है, सेल्यूलर सेल्यूलर रेस्पायरेशन। तो ये 4 प्रकार की रेस्पायरेशन प्रोसेस होती हैं, जिसमें कि हम लोगों ने एक्सटर्नल रेस्पायरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया है। इसमें 2 पार्ट आते हैं, जैसे कि पहला पार्ट इसमें आता है ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग, और दूसरा पार्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि हम लोगों ने ऊपर अभी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट देख लिया। और ब्रीदिंग क्या होती है, अगर ब्रीदिंग के बारे में बात की जाए तो ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग क्या होती है, वो ऑप्टिमम अमाउंट होता है जो हम लोग इनहेल करते हैं, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल। ब्रीदिंग क्या होती है, एक वह दर होती है मतलब वह दर जिससे कि हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं गैसों का, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस, उसे क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी कि श्वसन को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम अमाउंट, वह ऑप्टिमम अमाउंट है जो हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं गैसों का। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोगों ने देख लिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोगों ने देख लिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब अगर इसमें और डिटेल में देख लें, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, वो करता है आरबीसी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, आरबीसी, ऑब्वियस सी चीज है। और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन आयरन वाला पार्ट होता है। ठीक, ये हम लोग जानते हैं।
तो हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन कितने एटम को ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है? वो 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कितने उसमें होता है? कौन कौन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लड में अगर ब्लड के बारे में देखें, ब्लड जो है, ब्लड में क्या होता है? 55% क्या होता है? प्लाज्मा, और 45% सेल्स होते हैं, यानी कि कॉर्पस्कल्स होते हैं, जिसमें कि आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा द्वारा, किस किस द्वारा किया जाता है? प्लाज्मा द्वारा भी किया जाता है, प्लस सोडियम एंड पोटेशियम आयंस के द्वारा भी किया जाता है। तीसरा होता है हीमोग्लोबिन और आरबीसी। ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तीन तीन रूपों में होता है। एक प्लाज्मा करता है, आरबीसी करती है, सोडियम और पोटेशियम जो है आयन के रूप में होता है। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का अगर कंपोजिशन देखें तो इसमें 90% क्या होता है? वाटर का कंटेंट होता है। तो ये क्या है? ये क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट जो है ये बनाता है। प्लाज्मा जो है H2O जो है, H2 होता है मतलब कि पानी ज़्यादा लिक्विड पार्ट होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करके ये H2CO3 के रूप में ट्रांसफर होता है, H2CO3 के रूप में। और सोडियम आयन और पोटेशियम आयन ये बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसफर करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। और आरबीसी में जो है वो आरबीसी द्वारा कितना होता है? 20 से 25% इसका बचा हुआ पार्ट होता है। और प्लाज्मा में अगर पूछे तो प्लाज्मा में होता है ये 5%, और जो आयन के रूप में 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये टाइप का एक्सचेंज ऑफ गैसेस के द्वारा होता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देख लिया। अब देखते हैं हम लोग क्या, अब देखते हैं ये बचा, ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट को देखते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जब हमारा अभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम लोगों ने देख लिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऐसा ही अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, बॉडी किससे बनी है? सेल से। तो सेल्स और टिश्यू के बीच में अगर ये हो जाए, सेल्स और टिश्यू के बीच में जब होता है क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके। अब फोर्थ प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन। आप इसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रोसेस है क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये क्या है? कोशिकीय श्वसन। तो ये जो है वो दो रूप में होता है। दो रूप में कौन कौन से दो रूप में होता है? एक होता है एरोबिक, एक होता है एन एरोबिक। एक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, और एक ऑक्सीजन की अब्सेंट में। ठीक है। एक ऑक्सीजन की प्रेजेंट में और एक ऑक्सीजन की अब्सेंट में। तो सेलुलर जो रेस्पिरेशन है ये दो टाइप का होता है। सेलुलर मतलब कि सेल के अंदर होगा, और सेल के अंदर कहाँ पे होता है? सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, सेल वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा, जैसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, इतना याद रखें। और ठीक है। और ये होता है जो, ये सबसे पहले किसने देखा था? EMP, मतलब कि 3 जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा था, तभी इसे क्या कहते हैं? EMP पाथवे। ओके। एमडन, म्योरे और पार्सन जो है 3 साइंटिस्ट ने देखा था सबसे पहले कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तभी इसे कहते हैं EMP पाथवे। अब ये देख लेते हैं एरोबिक और एनाएरोबिक रिएक्शन के बारे में कि
ये कौन से रेस्पिरेशन है। ये तो वही होता है जो हम लोगों की बॉडी के अंदर होता है नॉर्मल कंडीशन में, जो हम लोग इनहेल करते हैं गैस, यानी कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, वाटर प्लस एनर्जी देता है। ठीक है, ये तो हमारी सिंपल प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंट हो जाए सेल्स के अंदर क्या हो कि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाए, तो क्या बन जाता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यहाँ पे भी, ये भी ग्लूकोज है, और यहाँ पे C6H12O6, यहाँ पे भी क्या बन जाता है, यहाँ अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं है तो बन जाएगा क्या, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और ये कब बनता है, जब वहां पे सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं रहती, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इस प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ये तो बनता ही है लैक्टिक एसिड। एंड प्रोडक्ट की अगर ये क्वेश्चन भी पूछा था, एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, वो होता है पाइरूविक एसिड। ये क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है। जब सेल्स क्या होते हैं, थक जाते हैं, यानी कि उनमें ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है, तो क्या वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। जैसे कि हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लैक्टिक एसिड बन जाता है अनॉक्सी क्रिया में। तो जब हम लोग ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या ज़्यादा मसल्स पे क्या वो डालते हैं प्रेशर, तो क्या होता है कि मसल्स में जो ऑक्सीजन की मात्रा वो खत्म हो जाती है, तो क्या वहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाता है, जिससे कि पेन होने लगता है। ओके, तो ये चीज़ है। अब अगर हम लोग देखें इसमें एक चीज़ कॉमन, कि एरोबिक और एनारोबिक इन दोनों रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन क्या है, कॉमन ये चीज है कि दोनों में जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है। एक में ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और एक में जो है लैक्टिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों बीच में एक चीज क्या है इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज का टूटना टूटना क्या है, ये कॉमन है इन दोनों चीजों में। ग्लूकोज का टूटना जिसे क्या कह देंगे, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस माने टूटना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज का। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस है इन दोनों पाथवे में कॉमन है, मतलब कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों चीजों में क्या है, ग्लाइकोलिसिस वाला जो पार्ट है ये चीज कॉमन है। ओके, अब अगर बात करें हम लोग, ये तो चीजें दोनों में कॉमन है। ठीक है, कॉमन अर्थ पे अब ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शंस में जो सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन सी चीज कॉमन होती है, तो वो होती है ग्लाइकोलिसिस। ये क्या है, ये कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ये चीज हम लोगों को, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है ऊपर वाली एरोबिक एंड एनारोबिक, इसमें जो है इस प्रोसेस में कितने एनर्जी का जो है प्रोडक्शन होगा, 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी मतलब क्या होता है, एटीपी मतलब कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब कि सेल को एक एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी के द्वारा। तो 2 एटीपी का निर्माण यहाँ होता है। फिर दूसरी क्रिया, सेकंड क्रिया कहाँ होती है, सेल के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर होता है एक रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं क्रेब साइकिल। ठीक, ये सब अंतर्गत आ रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल के अंदर ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है
सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, वो क्यों कहते हैं अब आगे देखते हैं। जैसे कि क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें कि 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एटीपी हम जानते ही एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मतलब कि ये जितनी खर्च होगी उतनी ही हम लोगों को एनर्जी मिलेगी। ठीक है। और क्रेब्स साइकिल के अगर नाम देखा जाए तो होता है, और भी नाम होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल इसका दूसरा नाम है, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ये भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एटीपी हम जानते हैं ये एडेनिन ट्राई फॉस्फेट फॉस्फेट जिसे क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। ठीक है। अब 36 एटीपी बन रही, इसका मतलब किसके अंदर बन रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि इतनी एटीपी, मतलब इतनी एनर्जी है, तभी क्या कहते हैं, पूरी सेल की जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से मिलती है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें टोटल हम लोगों को कितनी एनर्जी मिलती है, टोटल 38 एटीपी के बराबर हम लोगों को एनर्जी मिलती है। 36 ये और 2 एटीपी ये, टोटल हम लोगों को कितनी एनर्जी मिलेगी, 38 एटीपी के बराबर। तो अब सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोगों ने देख लिया। तो ये जो है ये प्रोसेस है पूरा, वो अगर देखें, हाँ, तो इसमें हम लोगों ने देखा क्या क्या, कि सबसे पहले तो देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कि इसमें ग्लूकोज छूटा है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में और हमें एनर्जी मिलती है। फिर हम लोगों ने जो रेस्पिरेशन में कौन कौन से अंग जो है वो कार्य करते हैं वो हमने देख लिया। फिर उन अंगों के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अंगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा। फिर उसके बाद हमने पूरा स्ट्रक्चर एक तरीके से समझ लिया कि एक्चुअल में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन ये भी देख लिया, एल्वोलाई में होता है, कैसे होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। फिर लंग्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, उसके ऊपर पाए जाने वाले अंगों के बारे में भी देख लिया कि उसमें प्लूरल मेम्ब्रेन पूरा डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में कि एयर का ट्रांसपोर्टेशन क्यों अंदर होता है, क्यों बाहर होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया एल्वोलाई एल्वोलाई के बारे में कि जहाँ पे एक्चुअल में गैस का जो है एक्सचेंज होता है, एल्वोलाई। ओके, यहाँ पे कार्बन डाई और ऑक्सीजन का एक्सचेंज अल्टीमेटली कहाँ पे होता है, जो ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो स्ट्रक्चर होते हैं एल्वोलाई, वहाँ पे होता है लंग्स में जाके। और फिर हम लोगों ने देखा कि जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस हैं चार, वो कौन कौन सी हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया पूरा। एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सेलुलर, मतलब कि ये चारों देख लिए। अब हम लोगों को क्या बचा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट पेज में ही देख लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो ब्रीदिंग ब्रीदिंग रेट, ये श्वसन दर कितनी होती है, 1 मिनट में 15 से 20 टाइम्स पर मिनट। ओके। और इसे मापने के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं यंत्र, उसे कहते हैं स्पाइरोमीटर। क्या कहते हैं, स्पाइरोमीटर। ठीक। फिर एक होता है, एक एक क्वेश्चन रहता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी
क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसे कहते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की मात्रा हमने कंज्यूम की है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है हमने रिलीज की है, उसकी रेशियो क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, इसके रेशियो को कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो ये भी एक फॉर्मूला है। और इसमें क्या होता है कि अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कुछ जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका पूछा जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कार्ब्स के लिए कितना होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, मतलब कि कितनी ऑक्सीजन की मात्रा और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का किस रेशियो होता है, क्या रेशियो होता है कार्ब्स के लिए, तो ये होता है 1 के बराबर, यानी कि बराबर बराबर इसकी मात्रा हो जाएगी, तभी तो 1 आएगा। फिर उसके बाद अगर फैट की बात करें तो फैट में हमेशा होता है लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो है फैट को पचाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा हमें ज्यादा चाहिए, तभी तो लेस देन 1 आएगा। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फैट के लिए हमेशा होता है लेस देन 1। और प्रोटीन के लिए कितना होता है, प्रोटीन के लिए होता है 0.09। ओके, ये फिक्स है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखें। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोगों ने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है पूरा। इसके बाद अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कुछ जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं, यानी कि श्वसन की बीमारी है, श्वसन से होने वाली बीमारी है, श्वसन तंत्र में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि ORD, ठीक है, ब्रोंकियोइड्स, दमा, ये सारी हैं, ये हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले ये देख लिया, अब इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं। इसमें होता है कुछ वॉल्यूम पूछे जाते हैं, ठीक है, लंग वॉल्यूम के बारे में। लंग वॉल्यूम, तो लंग वॉल्यूम में जैसे कि जब हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। तो इसकी अमाउंट पूछी जाती है कि टाइडल वॉल्यूम मतलब कि जब नॉर्मली आप लोग बैठे हैं, नॉर्मली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो टाइडल वॉल्यूम उस मात्रा में जब हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते और छोड़ते हैं तो उस मात्रा को क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। मतलब कि लंग्स में कितनी अमाउंट ऑफ जो है गैस रहती है, वो 500 ml, उसे क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। फिर उसके बाद जब हम लोग जोर से सांस लेते हैं उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी। इंस्पायरेटरी मतलब कि अंदर सांस लेना। रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि कितनी जोर से हम लोग कितनी जो है गैस को अंदर एक्यूमुलेट लंग्स में कर सकते हैं। तो IRV मतलब कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV कितना होता है, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 2500 ml से 3000 ml तक। ओके, ऐसे ही जब हम लोग जब सांस अंदर जोर से ली खींच के और उसके बाद एक्सपायरेटरी मतलब कि बाहर भी छोड़ेंगे ना जोर से, जैसे कि हम लोग अनुलोम विलोम में करते हैं, तो तब कौन सा होगा, मतलब कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तब कितना होगा, तो इसकी मात्रा रहती है 1200 ml, 1200 ml। ओके, अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद, अब ये सारा करने के बाद नॉर्मली जो लंग्स में बना रहता है, जो बचा रहता है वॉल्यूम, उसे कहते हैं रेजिडुअल, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, जो एक्सेल करने के बाद बचा रहता है तो वो कितना हमेशा रहता है, 1100 से 1200 ml। ओके, तो ये क्या है, ये लंग की कुछ वॉल्यूम है जो पूछे, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो क्या है, उसके बाद जब जोर से लेते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद जो बचा हुआ
रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, अब ये जब चारों हैं, ये चारों मात्रा अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगी, टोटल लंग की कैपेसिटी आ जाएगी, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि TLC अगर हम लोगों को निकालना है तो क्या करेंगे, ये चारों जो वॉल्यूम है यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये चारों मिला के हम लोग को क्या मिल जाएगा, लंग की कैपेसिटी को लोग पता कर लेंगे। ओके, तो ये होता है लंग की कैपेसिटी को पता करने का फॉर्मूला, TLC। ओके, तो ये हम लोगों को याद रखनी है चारों चीजें। उसके बाद हम लोग और देखते हैं वॉल्यूम, लंग की वॉल्यूम कैपेसिटी में एक होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर द मैक्सिमम इनहेलेशन अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द TLC। मतलब कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग। अगर ये पूछा जाए वाइटल कैपेसिटी लंग की क्या होती है, जो TLC होती है, TLC क्या होता है, टोटल IRV एक्स ERV और RV और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, इन सबको मिला के क्या होता है, ये TLC यानी कि टोटल लंग की कैपेसिटी होती है। तो इसमें अगर हम लोगों को ये देखना है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो वाइटल कैपेसिटी होती है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर द मैक्सिमम इनहेलेशन अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द TLC। मतलब कि TLC का 80% के बाद जो है उसके बाद बचा वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर फिल्ड, अरे टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मिनिमम inhalation of 80% ऑफ द TLC। तो ये क्या होती है, ये वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग होती है। ओके, और इसकी मात्रा कितनी होती है, इसकी मात्रा अगर पूछी है वाइटल कैपेसिटी की होती है 4800 ml। ये भी हम लोगों को याद रखनी है। ओके, तो ये हम लोगों को इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं कि कौन से जो स्पीसीज हैं उनका जो है कौन सा अंग है जो श्वसन में काम करता है। ओके, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहीं पे नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, हाँ, कि जो गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा किस में होता है, डिफ्यूजन के द्वारा अगर देखा जाए तो किस में होता है, ये देखते हैं, एक सेकेंड, गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। तो इस
स्पॉन्जेस में स्पॉन्जेस, उसके बाद फ्लैटफॉर्म्स और इनवर्टिब्रेट्स में। ओके। और अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ, अर्थवॉर्म में होता है स्किन के द्वारा मॉइस्ट क्यूटिकल जो कि स्किन में होते हैं, क्यूटिकल। ओके। और अगर इंसेक्ट यानी कि कीड़ों में देखा जाए, इंसेक्ट्स, इनमें होता है ट्रैकियल ट्यूब द्वारा। ओके। और अगर देखा जाए गिल्स के द्वारा किन में होता है, गिल्स के द्वारा एक्वेटिक एनिमल्स में, एनिमल्स में किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा होता है। और और अर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क और अर्थ्रोपोड्स। ओके। और स्किन के द्वारा होता है एम्फीबियन में, जैसे कि मेढक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन द्वारा स्पॉन्ज, फ्लैटवर्म और इनवर्टिब्रेट्स में, अर्थवर्म को जो स्किन में मॉइस्ट क्यूटिकल्स होते हैं उनके द्वारा, इंसेक्ट्स में होता है ट्रैकियल ट्यूब द्वारा श्वसन होता है, गिल्स के द्वारा एक्वेटिक एनिमल जैसे मोलस्क और अर्थ्रोपॉड्स में भी, स्किन के द्वारा होता है एम्फीबियन में, लंग्स के द्वारा वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि लंग्स में हम लोग क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स यानी कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, यानी कि हम लोग, यानी कि रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट जिसमें होती है वर्टिब्रेट में, जैसे कि ह्यूमन। और रेप्टाइल में भी होता है, जो रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते हैं उनमें भी वर्टिब्रेट्स होते हैं। और बर्ड्स हैं, एविस जो कैटेगरी के अंदर आते हैं बर्ड्स में, ये लंग्स के द्वारा इनमें होता है। और ह्यूमन जो कि हम लोग आते किसमें, मैमल्स में आते हैं। तो इनमें क्या है, ये सारे ऑर्गन हैं जिनके द्वारा इनका गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्थवॉर्म में किसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल्स के द्वारा, इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब, गिल्स में एक्वेटिक एनिमल्स का गिल्स के द्वारा होता है, जैसे कि फिशेस में। और स्किन के द्वारा एम्फीबियंस में होता है, यानी कि उभयचरों में। और लंग्स के द्वारा मैमल्स होते हैं उनमें, और रेप्टेलिया यानी कि रेंगने वाले में, और बर्ड्स में। तो ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी मैंने इतना बताया है, इसी में से ही बनेंगे। बाकी जो अब रह जाती हैं इसकी डिजीज, तो डिजीज के बारे में हम लोग जो है कोई नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जो श्वसन से रिलेटेड डिजीजेज या की बीमारियां हैं। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो बताना, लाइक कर देना, अदरवाइज डिसलाइक कर देना। धन्यवाद।